हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अली जबादार। आज ये वीडियो मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है और आज मैं आसाम में 2019 में जो आसाम टेट हुआ था उस टेट का जो पेपर 2 है उस पेपर 2 का 10 बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोग ने मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम अली जबादार है। मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद DLED एंड BEd। अदर क्वालिफिकेशन मैंने सीटेट LP एंड UP 2 टाइम्स क्रैक किया है एंड APS टेट आई मीन आर्मी पब्लिक स्कूल टेट मैंने क्रैक किया है 2020 में। ये जो असम टेट का पेपर 2 का 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आगे में जो अपकमिंग टेट एग्जाम आएगा उस टेट एग्जाम में भी ये 10 क्वेश्चन बहुत फायदेमंद होगा। असम में और इंडिया लेवल पे भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उन एग्जामों में भी ये क्वेश्चन बहुत फायदा होगा। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस कौन सा है? 6 आवर्स, 4 आवर्स, 5.5 आवर्स एंड 7 आवर्स। ভারতীয় প্রমাণ সময় ও গ্রিনউইচ মধ্যাহ্ন সময়ের মধ্যে পার্থক্য হলো 6 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 5.5 ঘন্টা এবং 7 ঘন্টা। এর কারেক্ট आंसर হলো सी 5.5 घंटा। 5.5 घंटा कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम है वो 1947 में एडॉप्ट किया गया था और जो प्राइम मेरिडियन है उस प्राइम मेरिडियन से 5 घंटा 30 मिनट्स आगे है हमारा इंडिया का टाइम। और लॉन्गिट्यूडनल रेफरेंस 82.5 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में। और पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से में जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पास होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे मैप पर स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये भारत का बीचों बीच में गुजरता है। ये जो स्टैंडर्ड टाइम है यहाँ पर आप देखता रहे 68 डिग्री प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री है। और यहाँ पर भारत में गुजरात में आप देख सकते हैं भारत का पूरा वेस्ट साइड में 68 डिग्री 7 मिनट है। और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में एकदम ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट है। वहाँ पर ठीक मिडिल में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 आवर। अगर हम देखेंगे कि ये जो 5.5 5 आवर कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लंदन से ही गुजरता है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये यहाँ पर से सिर्फ लंदन में ही क्यों 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो जो साइंटिस्ट उस वक्त रहते थे तब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उस लंदन में ही दिया गया था, इसलिए लंदन में ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन गुजरता है। और यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऐसे करके यहाँ पर भारत में आके 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर पूरा इंडिया का मिडिल में ही होके गुजरता है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अगर टोटल हमारा वर्ल्ड में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और हमारा अर्थ में
24 आवर 12 एक दिन में 24 आवर्स है। अगर हम 360 डिग्री को 24 आवर से डिवाइड करते हैं तो पर आवर में सॉरी पर आवर में 15 डिग्री होता है। हम ये जानते हैं कि पर आवर में 15 डिग्री है। अगर 82.5 डिग्री में है तो 5 आवर में 15 डिग्री होते हैं। 5 15 75 डिग्री 75 डिग्री में 5 आवर होते हैं और बाकी जो 7.5 डिग्री रह गए हैं उसमें लगभग आधा घंटा हो गए। तो ऐसे 5.5 घंटे आगे हमारा जो इंडिया आगे है प्राइम मेरिडियन। अगर हम देखेंगे यूएसए का जो टाइम जोन है वो 7 टाइम जोन है। कनाडा का जो टाइम जोन है वो 6 टाइम जोन है और रशिया का जो टाइम जोन है वो 11 टाइम जोन है। तो हमारा इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन क्यों है? इसलिए है कि अगर यहाँ हमारा जो वेस्ट साइड में गुजरात है उस गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का लगभग 2 घंटे का फर्क है। इसलिए 2 घंटे का फर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए एक ही टाइम जोन रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Kuch kingdom got divided into two parts. Western part of the kingdom was known as Kuch Bihar. What was the eastern part? जो ईस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न पार्ट का नाम क्या है? कुछ बाजू, कुछ नगर, गुवाहाटी, कुछ बिहार और डी कुछ হাজো। কোন রাজ্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল? ইহার পশ্চিম ভাগের নাম ছিল কুচবিহার। পূর্ব ভাগটি কি নামে পরিচিত? कुछ बजू, कुछ नगर, गुवाहाटी कुछ बिहार, कुछ हाजू। ये जो क्वेश्चन है ये SCERT क्लास 7 पेज नंबर 82 इस पेज से ही लिए गए हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न पार्ट का नाम है कुछ बिहार। जो ईस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न पार्ट का नाम है कुछ हाजू। असम 2000 में आया था। বিশ্ব সিংহ কুচ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কুচবিহারে কুচ রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন और কুচ রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নরনারায়ণ। এবার থেকে মহারাজ নরনারায়ণের পর কুচ রাজ্য কুচবিহার এবং कुछ हाजू नामे दो भागे विभक्त হয়। तो कुछ बिहार यहाँ पर वेस्ट साइड में है और इस साइड में कुछ हाजू। तो इसका आंसर कुछ हाजू। थैंक यू। तीसरा क्वेश्चन है, which of the following was the first newspaper of India? The Bengal Gazette, the Kolkata Gazette, the Indian Journal and the Bengal Newspaper. ভারতের কোন সংবাদপত্রটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল? দ্য বেঙ্গল গেজেট, দ্য কলকাতা গেজেট, দ্য इंडियन जर्नल, द बेंगल न्यूज़पेपर। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 7 SCERT क्लास 7 चैप्टर 24 पेज 207, हिस्ट्री क्लास 9 पेज 36। अगर आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं, चलिए। এবার देखिए, ভারতের প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের नाम बेंगल गैजेट। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बुक में ही उठाया गया है। असम থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র অরুণোদয়। ये जो क्वेश्चन है आंसर है, ये आंसर कभी भी अगर यहाँ पर से क्वेश्चन उठाया गया है तो ये जो आंसर है ये कभी भी दे सकता है। द बेंगल गजेट इसका आंसर है। ভারতে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম বেঙ্গল গেজেট। অসম থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র অরুণোদয়। কয়েকটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদপত্র হলো রয়টার, রান্নাপেন, টাচ, द हिंदू समाचार इत्यादि। चौथा जो क्वेश्चन है,
ये जो क्वेश्चन है एससीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पेज 46, एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 10 इस बुक से उठाया गया है। Poverty and un-British rule in India was written by सुभाष बोस, बिपिन चंद्र पाल, दादाभाई नौरोजी, मैडम कामा। Poverty and un-British India rule in India গ্রন্থটিকে রচনা করেছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু, বিপিন চন্দ্র পাল, দাদাভাই নৌরোজি, मैडम कामा। तो इसका आंसर है दादाभाई नौरोजी। দেখে দরিদ্রতার কারণসমূহ কজ অফ পভার্টি। দরিদ্রতার কারণগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক। তো এরপর ঐতিহাসিক কারণ, ইংরেজদের শাসনকালে ভারতবর্ষের সম্পদরাজির বহির্গমন ঘটত, যার ফলে ভারতবর্ষের অর্থনীতির ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দাদাভাই নৌরোজির গ্রন্থ পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়াতে বিষয়টির ওপর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সময় দরিদ্রতার समस्या अत्यंत प्रकट हुए उठेছিল। तो आप ये जानते ही होंगे दादाभाई नौरोजी एक बुक भी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया से सब कुछ लूट ले गए थे। तब दादाभाई नौरोजी ये लाइन जो है वो लिखा ना, प्रॉपर्टी दादाभाई नौरोजी ग्रंथ प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका आंसर दादाभाई नौरोजी। Current next the question है currency notes and coins are called as currency notes and coins are called as class 10 economics पे पेज नंबर 26 है ये उठाया मैंने। ए फ्लैट मनी, बी लीगल मनी, सी फिएट मनी, डी both बी एंड सी। 60 কাগজি মুদ্রা এবং ধাতু মুদ্রা হলো ফ্ল্যাট মুদ্রা, বিহিত মুদ্রা, ফিएट মুদ্রা এবং बी এবং सी দুটোই। तो इसका जो आंसर है वो डी है लीगल टेंडर्स एंड फिएट मनी। फ्लैट मनी नाम से कोई मनी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर सामग्री मुद्रा, कमोडिटी मनी, जंतु मुद्रा, एनिमल मनी, धातु मुद्रा, मेटेलिक मनी। यहाँ पर 3 तरह के मनी दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो आंसर होना चाहिए लीगल टेंडर मनी विहित मुद्रा एवं फिएट मनी आदेशी मुद्रा। फ्लैट मनी नाम से कोई मनी नहीं है। লিগ্যাল টেন্ডার মানে বিহিত মুদ্রা, যে মুদ্রা গ্রহণযোগ্যতা বিধিসম্মত সেই মুদ্রাই বিহিত মুদ্রা। এমন মুদ্রা গ্রহণ করায় আপত্তি দর্শালে সেই ব্যক্তি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবে। আর ফিয়াট মানি আদর্শ মুদ্রায় সরকারের আদেশের ভিত্তিতে যে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয় সেই মুদ্রাকেই বলে আদেশী মুদ্রা। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। Which of the following is a constitutional body? Election Commission, Finance Commission, National Commission on Scheduled Castes, all of the above. Constitutional bodies and non-constitutional bodies. Constitutional body जो है वो संविधान के अनुसार ही है और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो संविधान के अनुसार नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिया गया है नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये पर दिए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 24, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 28, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी आर्टिकल 338 एंड 338 है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ ऑन एस शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ये होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 12th 5 ईयर प्लान कवर्स द पीरियड। जो 12 5 ईयर प्लान है वो कौन सा साल से लेकर कौन सा साल तक है। ये जो क्वेश्चन है SCERT क्लास 7 चैप्टर 19 पेज 169 से उठाया है मैंने, और SCERT क्लास 9 पॉलिटी चैप्टर 2 पेज 46 से मैंने उठाया है, आप देख सकते हैं। जो 5 ईयर प्लान है वो पहले कब स्टार्ट हुआ था, 1951 से लेकर 58 तक हुआ था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो दूसरा नाम है वह है हाराडुमार्ड मॉडल। और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान है उसका नाम है मेलानोबिस मॉडल। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टोटल बजट कितना था, 206.8 बिलियन। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एनर्जी एंड इरिगेशन, कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, लैंड रिहेबिलिटेशन, सोशल सर्विसेज। टारगेट ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी टारगेट था वो 2.1 पर ईयर था, लेकिन जो अचीवमेंट किया गया है, हमने अचीवमेंट किया है तो जीडीपी 3.6 पर ईयर था। तो लगभग 1% ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहे थे हमें। यहाँ पर आप देखिए, असम में प्रचलित पंचवार्षिक परिकल्पना 2012 से लेकर 2017 तक, इसका आंसर सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक बात, जो 12 5 ईयर प्लान था वो 2015 में डिसॉल्व हो गया था। और 2015 में डिसॉल्व होने के बाद नीति आयोग का स्टार्ट हुआ था 2015 में। जो नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, और वो फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, established by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर हैविंग डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व करके नीति आयोग स्टार्ट किया गया था। और इसका एम है टू फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट में जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग कर रहे थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेशन करने के लिए, मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्प किया गया था। चेयरपर्सन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुक में दिया गया है 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग: प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी। 2020 में रिलीज किया गया था नीति आयोग ने जो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से स्टेट फर्स्ट पोजीशन में है और उसका रिपोर्ट दिया गया है। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन में केरला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में केरला भी फर्स्ट पोजीशन में है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन में है। इनोवेशन मतलब कुछ नया क्रिएट करना, इसे हम इनोवेशन कहते हैं, हम जानते ही हैं। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मतलब हम बाहर स्टेट और बाहर के देशों में कुछ एक्सपोर्ट कर पाए। ये एक्सपोर्ट करने में गुजरात सबसे फर्स्ट पोजीशन में है। और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में केरला फर्स्ट पोजीशन में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर इन इलेक्शन कमीशन। भारतीय निर्वाचन आयोगের মোট নির্বাচন आयुक्त কয়টি। तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 में से मैंने लिया है।
इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो 3 इलेक्शन कमिश्नर है। यहाँ पर देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड ओवर द इलेक्शन कमीशन but does not have more powers than the other election commissioner. The chief election commissioner and the two election commissioner have equal power. Chief election commissioner and the two election commissioner have equal powers to take the all decision relating to electors as a collective body. So, how many languages does the 8th schedule of Constitution of India recognize? एससीईआरटी क्लास 10 में से हिस्ट्री से उठाया है मैंने। भारतीय संविधान अष्टम अनुसूचित कयटी भारतीय भाषा के स्वीकृति देवा है। इसका जो आंसर है हम सभी ने है 22 लैंग्वेजेस। भारतीय संविधान सरकारी भाषा हिसाब 22टी भाषा के स्वीकृति देवा है। भारतीय संविधान राज्यभित्तिक अनुसूचित जनजातिर যে তালিকা আছে তার মোট সংখ্যা 705টি। 2001 সালে লোকগণনা অনুসারে ভারতে বিবেচনাধীন মাতৃভাষা বলে চিহ্নিত ভাষার সংখ্যা 1013টি। এর মধ্যে আবার 122টি হলো প্রধান ভাষা। ভারতীয় সংবিধানের সরকারি ভাষা হিসেবে 22টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তদুপরি ভারতে 3000-এর অধিক দোয়ান অবিকশিত মুখে মুখে প্রচলিত কৈত্য ভাষায় প্রচলিত আছে। अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is associated with Indian election? First the post system, proportionate representation, presidential pattern of election like USA, and D none of the above. एनसीईआरटी क्लास 11 से मैंने ये क्वेश्चन उठाया गया है। चैप्टर 3 में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 बुक में से ये क्वेश्चन आया है। নিচের কোন বিষয়টি ভারতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? প্রথম স্থান পেলে বিজয়ী হওয়া পদ্ধতি, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতির নির্বাচন উপরের একটিও নয়। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो तरह के इलेक्शन सिस्टम होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहला हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देख लेते हैं। देखिए, this happened because in our country we follow a special method of election under this system. The entire country is divided into 543 constituencies. Each constituency elects one representative, and the candidate who secures the highest number of votes in that constituency is declared elected. It is important to note that in this system, whoever has more votes than all other candidates, यहाँ पर ध्यान रखिए, more votes than all other candidates is declared elected. This winning candidate need not secure a majority of the votes. This method is called the first past the post system. यहाँ पर देखिए, ये जिस कैंडिडेट ने ज्यादा वोट मिला है अदर कैंडिडेट से, उसे डिक्लेयर किया गया है जाएगा, वो इलेक्टेड हो गए हैं। दिस विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी। इस कैंडिडेट को मेजोरिटी सिक्योर करने की जरूरत ही नहीं है। इस मेथड को हम फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, 1984 में इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस ने 48% वोट मिला था। 48% वोट, देखिए 50% से भी कम वोट मिला था, फिर भी सीट कितना है 415 वोट, 15 सीट्स आउट ऑफ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सीट्स कितना मिला था, 415 सीट मिला था। बीजेपी को 7.4% वोट मिला था, लेकिन सीट्स ओनली 2। और यहाँ पर देखिए AIADMK को 1.6% मिला था, लेकिन सीट्स कितना था 12। बीजेपी को ज्यादा
6% वोट मिला था, लेकिन सीट्स मात्र 2 है, और एआईडीएमके को 1.6% वोट मिला था, लेकिन सीट्स कितना मिला था? 12। ऐसा कैसे हो सकता है ये? चलिए हम जानते हैं। मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंट में से 2 कैंडिडेट को हम चुन रहे हैं, किसी 2 कैंडिडेट को। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट है ए और दूसरा कैंडिडेट है बी, और यहाँ पर ए को मिला है 49% वोट और बी को मिला है 51% वोट, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं 50 जो बी है वो हम बी को इलेक्टेड डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि वो 40 से कम वोट, बी से कम वोट मिला है ए को। लेकिन अगर वहां पर 2 कैंडिडेट की जगह अगर ज्यादा कैंडिडेट होंगे, तब हम किसे चुनेंगे? मान लो यहाँ पर 2 कैंडिडेट की जगह 3 कैंडिडेट है, ए, बी और सी कैंडिडेट। अगर ए को मिला है 30% वोट और बी को मिला है 30% वोट, अगर बी को मिला है 40% वोट और सी को मिला है 30% वोट, तब वहां पर हम कौन मेजोरिटी में है और कौन इलेक्ट मेजोरिटी में नहीं है, ये हम आसानी से कह सकते हैं जो बी है वो मेजोरिटी में है, क्योंकि बी को ज्यादा वोट मिला है। देखिए यहाँ पर बी को 50% नहीं मिला, फिर भी बी मेजोरिटी में है। बी को हम विनिंग कैंडिडेट कह सकते हैं, क्योंकि बी को दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिला है, तो 50% की जरूरत ही नहीं है। इसे हम फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ऐसा ही नहीं है कि तुम्हें 50% ही वोट तुम्हें मिलना पड़ेगा, जो कैंडिडेट थे तुम्हारे अपोजिशन में उस कैंडिडेट से भी ज्यादा अगर मिल गए तो तुम विनिंग कह सकते हो। ऐसा ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा है कि जित प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है? इजराइल में है। वंस द वोट्स आर काउंटेड ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ वोट्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हर एक पार्टी को सीट दिया जाएगा, मतलब जितना भी कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ेंगे उन सारी कैंडिडेट को पार्लियामेंट में सीट दिया जाएगा, अपने वोट के परसेंटेज के अनुसार। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नेक्स्ट कौन सा किस तरह वीडियो आप चाहते हो, आप देखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू।